नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे कुछ खास खबरों का और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कनाडा के मशहूर बिजनेसमैन रमन दुआ देश में शिक्षा को लेकर एक खास मुहिम चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने देश में रियल एस्टेट को पारदर्शी बनाने के लिए एक HIT नाम का फॉर्मूला भी दिया है। मूल रूप से रोहतक के रहने वाले रमन दुआ ने कहा कि देश में ब्रेन ड्रेन को कोई समस्या नहीं है। आज पूरी दुनिया एक है जिसका देशवासियों को फायदा उठाना चाहिए। रोहतक पहुंचे रमन दुआ से खास बातचीत की है हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी ने। आप सुनिए इस बातचीत के दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा और किस तरीके से बातचीत हुई है। कुछ हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में हमारे देश के लिए गर्व का पर्याय बने हुए हैं। जी हाँ, रमन दुआ जी सर, स्वागत है आपका। रमन दुआ जी का परिचय मैं आपको करा दूं। सेव मैक्स इंटरनेशनल जो ग्लोबल एजुकेशन के लिए भी काम करता है और रियल एस्टेट में कनाडा में एक पूरी दुनिया में खासकर हमारे देश का नाम रोशन किया है, ऐसे NRI में से एक हैं। सर, ये अमूमन सवाल उठता रहता है कि जब आप अपना देश छोड़ के जाते हैं और दूसरे देश में अपने ही देश का नाम कमा लेते हैं तो ये अपने आप में हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात होती है। आप कैसा महसूस करते हैं कि जब इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा नाम, इतने लोगों के लिए काम करना, किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो सारे दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब वर्ष है। देखिए क्या होता है कि दूसरी कंट्री में जाके पहले तो अपने आप को एस्टेब्लिश करना, पहले जो 2-4-5 साल है ना, ये जंग होती है, अपने पेट के लिए होती है, वो अपने खाने के लिए होती है कि अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। और मैंने देखा है कि उसके बाद बहुत से लोग सिर्फ उसी एक धुरी में घूम के रह जाते हैं कि बस अपना पेट पालना है, अपने परिवार को देखना है। पर मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जब हम बाहर गए तो हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने देश को, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब मैं कनाडा में गया तो वहाँ पे मुझे बड़ा अजीब सा लगता था जब मेरी कई बार जो कैनेडियन गोरे हैं या उन लोगों से बातचीत होती थी तो उनको हमारे कल्चर के बारे में, हमारे सभ्यता के बारे में या हमारी एक जो हेरिटेज है उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उनको लगता था कि जो इंडिया है वो सपेरों का देश है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो फिर मैं उनको अपने घर पे खाने के लिए बुलाता था, कभी चाय पीने के लिए बुलाता था और फिर उनको बताते थे कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है वो 5000 साल पुरानी है और शायद उससे भी ज्यादा। हमारे 50% साइंटिस्ट जो हैं नासा के वो इंडियन ओरिजिन के हैं। आप देखिए कि ऑलमोस्ट 50 से ऊपर परसेंटेज डॉक्टर्स की जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में वो इंडियंस हैं और 70% इंजीनियर्स जो हैं वो हमारी कल्चर से, हमारी हेरिटेज से आते हैं। इसके अलावा कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार किया। तो जब हमने उनको ये चीजें, नॉलेज उनके साथ शेयर की तो बड़े हैरान होते थे। वो कहते थे यार हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में कि कंट्री की जो है इतनी अहमियत है। तो आप देखिए कि आपकी उस समय क्या फीलिंग आती है जब दूसरी कंट्री का कोई आदमी आपके कल्चर को, आपकी सभ्यता को, आपकी हेरिटेज को अप्रिशिएट करता है। तो मैं पर्सनली ये मानता हूं कि हम अपने आप को और अपनी कंट्री को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें जब हमारी अपनी एक बेसिक नीड्स पूरी हो जाए तो उसके बाद हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना मैसेज वहां पे किस तरीके से पहुंचाएं, किस तरीके से अपने जो देश में लोग हैं उनको वापस आके उनकी हेल्प करें। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड है, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स का फील्ड है। मैं ये मानता हूं कि यूथ को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। सो जब आप बाहर जाके एक सक्सेस स्टोरी बनते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप वापस अपनी कंट्री में आए और अपनी यूथ को एक अच्छा मैसेज दें, क्योंकि खाली बाहर जाके तो कुछ नहीं होता ना जी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी। जी, हम देखिए कोई वजह थी कि मैं बाहर चला गया। क्या वजह थी? मेरी वजह तो बड़ी पर्सनल थी। अच्छा, व्यक्तिगत थी। मेरे डैड चाहते थे कि मेरा एक बेटा ना बाहर सेटल हो जाए और मेरी अपने डैड के साथ बहुत अटैचमेंट है। तो बड़ा सपना पूरा किया आपने उनका। ये तो अपने आप में बड़ी चीज है। माँ बाप के, पेरेंट्स के सपने होते हैं जी, और उन्हें साकार करने में और फिर देश दुनिया में आपका नाम हो जाए, कैसा आप काम करें। सर, ये जिस तरह से बात की कि हमारे हिंदुस्तानियों में हमारी इतनी बड़ी हेरिटेज है, सब कुछ है, ये समस्या ये भी आती है कि चाहे वो नासा के, चाहे वो आपने जिस तरह भी एग्जाम्पल दिए या खुद आप, क्या अपने हिंदुस्तान में इस तरह की स्थितियां अभी भी नहीं बन पाई हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ के लिए काम करें? इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए हिंदुस्तान में ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं लोगों के लिए। आप देखें कि आज
इंडिया के अंदर, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो मेडिकल का फील्ड है, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड है, हमारे लोग हर जगह अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और इसी कंट्री के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। पर बहुत बार क्या होता है कि जब हम बाहर जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं तो हमें वहाँ का कल्चर सीखना है, हमें वहाँ की अच्छी चीज़ें सीखनी है। अब देखिए, जब मैंने आपको जैसे शेयर किया कि मैं जब पहले वहाँ गया तो मुझे होता था कि अच्छा यार इंडिया के बारे में बताएं लोगों को। अब मैं कनाडा में 20 साल रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे भी तो बहुत कुछ सीखा है ना, वहाँ पे कैसे काम होता है, कैसे कल्चर होता है, क्यों वो कंट्रीज डेवलप्ड है जी। तो क्या हम उस इंटेलिजेंस को, उस लर्निंग को अपनी कंट्री में लाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मेरा यहाँ पे आने का उद्देश्य ही ये है कि वहां पे, अब देखिए मेरा फील्ड है रियल एस्टेट का, तो वहां पे रियल एस्टेट का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, जिससे कि वहां पे लोग उसको एक तरीके से काम करते हैं। क्या हम अपनी उस लर्निंग को यहाँ यूज कर सकते हैं? तो हमने एक हिट फॉर्मूला डिजाइन किया है जो कि कैनेडियन रियल एस्टेट की एसेंस है, जिसमें HIT, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। क्या बात। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी प्रोफेशन के अंदर इसकी बहुत अहमियत है। पर हम शायद कई बार बिकॉज ऑफ, आप कह लें कि कुछ हमारे अपने इंटरनल चैलेंजेस कह लें, कुछ हमारे आप कह लें कि जो हम 50, 70, 75 साल हमने अभी मेहनत की है, पर उससे पहले 200 साल हमने जो है एक अलग सिस्टम के अंदर काम किया है। तो ये जो डेवलपमेंट है हमारी, अगर हम इसके अंदर ये हिट फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दें या इसको री इंट्रोड्यूस कर दें आई शुड से, तो क्या ये हिट फॉर्मूला हमारी सक्सेस को, हमारी जो एक पूरे विश्व के अंदर जो एक पहचान है उसको क्या ये अलग लेवल पे खड़ा कर सकता है? निश्चित रूप से यहाँ तो बहुत जरूरत है सर। हमारे एनसीआर में तो इतने बुरे हालात हैं जी, बिल्डर की इमेज को लेके, खासकर जो इन्वेस्टर हैं या घर का सपना संजोए हुए हैं जी, वो बहुत परेशान है, लाखों यहाँ तो बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसको मतलब यहाँ जो ये फार्मूला है आपका, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियां हैं अमूमन वो केवल ये इस बात पे ही लागू नहीं होती कि ये रियल एस्टेट सेक्टर के हालात हो रहे हैं जी। ये जो ब्रेन ड्रेन की जो बात लगातार चल रही है, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं हमारे देश में, जिस तरह से सरकार को बना देनी चाहिए, सिस्टम को बना देनी चाहिए, उनकी बहुत कमी है। बिल्कुल। देखिए, हम बहुत बार सरकार और सिस्टम के ऊपर तो क्वेश्चन उठा देते हैं, पर सरकार और सिस्टम कौन बनाता है? एक इंडिविजुअल खड़ा करता है ना जी उसको। देखिए, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि यार अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दूसरा तो कर ही रहा होगा। ये जो सोच है, हमें यहाँ इसको बदलना है कि सबसे पहले बदलाव की शुरुआत कहाँ से हो? खुद से। आपसे नहीं हो, मेरे से हो। मैं अगर अपने आप में वो चेंज ले आऊं, मैं अगर अपनी सोच को बदल लूं, मैं अगर अपनी सोच के अंदर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट को ले आऊं, तो क्या मैं यहां से शुरुआत करूं? तो ये जो आपने ब्रेन ड्रेन की बात की ना जी, देखें ब्रेन ड्रेन, मैं इस थ्योरी में बिलीव ही नहीं करता। मैं ब्रेन एक्सपेंशन की थ्योरी में बिलीव करता हूं कि हमने जो हमारी यहाँ की लर्निंग है हम उसको बाहर जाके शो करें और जो वहां से लर्न किया उसको यहाँ पे आके इंप्लीमेंट करें। तो क्या हम इस तरीके से इस एक्सचेंज प्रोग्राम को रन कर सकते हैं? तो हम सिस्टम के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप को ठीक करते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने कैनेडियन कल्चर में सीखी है कि वहां पे कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि जी सिस्टम खराब है, वो कहता है जी हम इसको ठीक करेंगे। बहुत बढ़िया। तो वो एक इंसान की जो शुरुआत है कहीं से तो शुरू करनी है, तो मैं अपने से शुरू करता हूं उसको। क्या बात है सर। एक बात बताइए, ये अमूमन कहा जाता है कि हमारे यहाँ जिस तरह का एक पारिवारिक सेटअप है, सामाजिक सेटअप है, तो उसमें क्या है कि इंसान की जो मानसिक जो तनाव है, दिक्कतें हैं जी, वो कम होती है जी। वहाँ जो वर्क कल्चर है, यहाँ जो परिस्थितियां हैं बाहर, वहाँ ज्यादातर मानसिक रूप से लोग स्ट्रेस में होते हैं। क्या इस तरह का अंतर आपने महसूस किया है? मैं थोड़ा सा इस चीज पे एग्री करता हूं आपके साथ, क्योंकि जो एक वेस्टर्न कल्चर के अंदर एक जो हमारे पारिवारिक आप कह लें कि मूल्य हैं, या हमारी जो एक पारिवारिक सोच है, जहाँ पे कि हम सब लोग शाम को इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख शेयर करते हैं, वहां थोड़ा कम है उस चीज का। पर अब क्या ये चीज इंडिया में भी नहीं हो रही है? क्या परिवार छोटे नहीं हो रहे हैं? हम आजकल न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं। हाँ, ये आजकल विषय यहाँ भी बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं। अपने आप में एक मैरिज का इंस्टीट्यूट था वो काफी यहाँ पे भी डिस्टोर्ट होने लगा है। ठीक है, तो ये जो कल्चर मिक्स वाली बात है ना जी, उसमें हम
प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं कि हम हर कल्चर की बुरी चीजों को उठा के अपने कल्चर में डाल रहे हैं, उनकी अच्छी चीजों को छोड़ रहे हैं। तो जब तक हम इस बात पे थोड़ा सा जोर नहीं डालेंगे कि जी कौन से कल्चर की कौन सी बढ़िया चीज हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, हम उल्टा कर रहे हैं थोड़ा सा। हम अच्छी चीजें लाने की बजाय और बुरी को छोड़ने की बजाय बुरी ला रहे हैं और अच्छी छोड़ रहे हैं। आप देखिए कि वेस्ट जो है वो ईस्ट की ओर भाग रहा है। वहां पे आजकल हमारे जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी इसको अप्रिशिएट किया जाता है। हमारा जो एक आप कह लें कि योग का और योगा का कल्चर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फैला हुआ है। हमारा जो एक लंगर का कल्चर है, देखिए सिख कम्युनिटी के अंदर, ये आज पूरे संसार में अपने आप में एक मिसाल बना हुआ है। निश्चित रूप से। ठीक है जी। तो वेस्ट जो है हमारी अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर रहा है और गलती से हम उनकी बुरी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान डालने की जरूरत है मेरे हिसाब से। बहुत वाजिब और बड़ी बात की आपने सर। एक आपने रियल एस्टेट के लिए तो ये हिट फार्मूला दे दिया जी। एजुकेशन की बात करें तो हमारे देश में उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल। शिक्षा को लेके उसके लिए क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ फार्मूला है आपके जहन में? देखिए, हमारा वो कहते हैं ना कि अगर किसी भी आपको समाज को ठीक करना है या खराब करना है तो आप शिक्षा को बदल दें। अगर ठीक करना है तो शिक्षा का जो तरीका है वो अच्छा कर दें, अगर खराब करना है तो शिक्षा का तरीका बुरा कर दें। तो मैं ये मानता हूं कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो हमारी यूथ को एक अलग डायरेक्शन देता है। और हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो शायद थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से हटके है। यहाँ पे एजुकेशन पे जोर दिया जाता है पर लर्निंग पे नहीं। अगर हम लर्निंग के एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर ले तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। और यहाँ की जितनी भी एजुकेशन है वो आपकी जॉब ड्रिवन नहीं है, आपको डायरेक्शन नहीं देती इस तरीके की आप अपनी जीविका पाल सकें। देखिए, आज हम डिग्री लेकर चल पड़ते हैं और उस डिग्री से बेरोजगारी कितनी आई हुई है। सो हम इस चीज पे काम करना चाहते हैं कि जहां पे पहले आदमी के लिए जॉब क्रिएट करें और उसके साथ उससे रेलिवेंट उसको एजुकेशन दें। तो इसी एक इनिशिएटिव के लिए हमने सेवमेक्स ग्लोबल एजुकेशन के अंडर हमने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और ताज होटल के साथ मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया है कलकत्ता एंड चंडीगढ़ के अंदर। और उसके बाद हम उसको और जगह पर भी एक्सपेंड करेंगे, जहां पे कि जो भी बच्चे उस प्रोग्राम को हिस्सा बनेंगे उनको कंफर्म जॉब मिलेगी ताज होटल्स के अंदर हॉस्पिटैलिटी में। पहले उनकी जॉब कंफर्म है, फिर उसके बाद उनको जो है उस तरीके की एजुकेशन दी जाएगी। तो ये जो रेलिवेंसी क्रिएट करना है एजुकेशन की, बहुत जरूरी है। आज देखिए, चाइना अपने आप में एक वर्ल्ड पावर बना हुआ, उसका सिंपल सा रीजन क्या है, उन्होंने जो अपनी मैन पावर थी, जो लेबर थी, उसको स्किल्ड कर दिया। हम उनको स्किल नहीं कर पाए। अगर हम इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर देना जी, तो इंडिया जो है चाइना को अगले 5 से 10 साल के अंदर बीट करके और वर्ल्ड के अंदर जो एक पूरी वर्ल्ड की मार्केट है उसके ऊपर अपना कब्जा कर सकता है। ये बड़ी चीज कही है। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के बाकायदा प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लेकिन उनका जो असर जमीन पे दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। एक जो हमारे PM है मोदी जी, वो कहते हैं कि NRIs का जितना योगदान, हालांकि वो पूरी कोशिश करते हैं कि उन सबको जोड़ा जाए जी। तो आप क्या देखते हैं कि जो हमारे देश अपने देश को छोड़ के अच्छी जगह वहां कर रहे हैं, जो एक्सपेंशन का जो थॉट प्रोसेस आपका है, जो विचारधारा आपकी, आइडिया जो आपका है कि ब्रेन का एक्सपेंशन होना चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि उस स्थिति में, उस दिशा में और लोग भी सोच रहे हैं या उनको आगे आना चाहिए? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सोचते तो बहुत लोग हैं। मैं एक चीज तो मानता हूं, मेरी बहुत जो NRIs हैं जो अच्छी पोजीशंस पे पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने अच्छे बिजनेस एस्टेब्लिश किए हुए हैं, सोचता तो हर इंसान है। क्यों, हम सबकी जड़ें तो यहीं से जुड़ी हुई है ना जी। हम भी अपने बच्चों को यहाँ लेके आते हैं, उनको दिखाते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर क्या है। पर उसमें जो एक प्रॉब्लम आती है, वो जब हम लोग वापिस आते हैं ना यहाँ पे, तो जो सिस्टम की ब्यूरोक्रेसी है, जो चैलेंजेस है, वो बहुत जो है तंग करते हैं। पर मैंने अभी देखा कि अभी बहुत परिवर्तन आ रहा है। अभी अगर हम पिछले 5-10 साल की बात करें, बहुत चेंज आ रहा है और बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। और शायद ये चेंज ही हमें एनकरेज कर रहा है वापस आने के लिए कि यार हम अपनी कंट्री में जाके किस तरीके से जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से यूथ को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये चेंज पॉजिटिव है। सिस्टम इतना बड़ा है, ओवरनाइट तो चेंज होगा नहीं। बात फिर वही आ जाती है कि वो चेंज की शुरुआत मैं क्यों ना करूं। क्या बात है आपकी। रमन दुआ सर के बारे में ये बात बता दें कि रोहतक शहर अपने हरियाणा से ही हैं और यहाँ मतलब एक ऐसे परिवार जो केवल ये सपना कि एक बेटे को बाहर जाना चाहिए और वो सपना अब हजारों युवाओं के सपने को साकार करने में लगा हुआ है, तो ये इस तरह का सपना सबके लिए एक प्रेरणा बनता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू।